Hello everyone, welcome to SL Hill classes. Don't be same, be better. आशा है कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का हम अध्ययन करेंगे। इसका लेक्चर 1 है। और दोस्तों, अगर आप तक अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन 2025 है। क्या है? मिशन 2025 में हमें क्या करना है? 97 नंबर प्लस के लेके आना है। इस वजह से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर 1 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सभी लोग देखिए, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है और है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। देखिए, परिचय। सबसे पहले आई जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो इनका अगर हमें अध्ययन करना है तो देखिए, परिचय में हमें देखना है कि क्या ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। अब पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, अतः पदार्थ में भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर बात आया पदार्थ। आखिरकार पदार्थ क्या है, या पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो अब पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या है। क्योंकि क्या है परिभाषा कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, पेन, ये जिसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल, ये सभी क्या है? वस्तुएं हैं। बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं जो क्या पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि पदार्थ क्या है। तो देखिए, पदार्थ वह है जिसका क्या होगा? भार होगा, और प्लस वो क्या करेगा? स्थान को घेरेगा, या कह सकते हो घेरेगा, या कह सकते हो कि उसका आयतन होगा। क्या होगा? भार होगा और आयतन होगा। तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ या द्रव्य कहलाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए, भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाले वे भौतिक परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संघटन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही नया पदार्थ बनता है। वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए क्या है कि पदार्थ में परिवर्तन होंगे, और क्या क्या परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है? भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है, उसका आकार बदल सकता है, उसके भौतिक गुण बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक संघटन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और न क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ध्यान समझिए, भौतिक अवस्था तो बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा, भौतिक गुण बदल जाएंगे, लेकिन रासायनिक संघटन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और नहीं क्या करता? नया पदार्थ बनता है। वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे देखिए, जल का बर्फ में बदलना। तो जल है वो बर्फ में बदला, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। लेकिन आप जानते हैं बर्फ का भी सूत्र H2 होता है। जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। बर्फ भी हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन से मिलकर बनी। तो इनके देखो जल पहले लिक्विड फॉर्म में था लेकिन अब ठोस अवस्था में हो गया, तो इनकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि जल भी H और O से मिलकर बना था। सॉरी, जल भी H और O से मिलकर बना था और बर्फ भी आपका H और O से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे यहां पर बात करें जल का वाष्प में बदलना, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं भौतिक परिवर्तन के। तो जल का सूत्र H2O, वाष्प का सूत्र H2O, जल भी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और वाष्प भी किससे मिलकर बनी है? जल और ऑक्सीजन से। तो इनके रासायनिक संगठन नहीं चेंज हो रहा, H और O से ही मिलकर बना, लेकिन भौतिक अवस्था चेंज हो जा रही है, आकार चेंज हो रहे हैं, इनके भौतिक गुण चेंज हो रहे हैं। तो जिनके भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण चेंज हो और संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भी वाष्पन की क्रिया भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। गलन की क्रिया भी भौतिक परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया भी भौतिक परिवर्तन। संघनन की क्रिया भी भौतिक परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन जानते क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब है कि जो कोई ठोस, जब ठोस बिना द्रव में बदले वाष्प में बदल जाता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखिए नोट कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी है। क्यों अस्थायी समझते हैं? जैसे मान लिया हमने जल, हमने क्या किया? जल, जल जल से हमने क्या बनाया? जल से हमने बर्फ बनाया, लेकिन अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? फिर जल बन जाएगा। तो ये अस्थायी परिवर्तन हुआ कि नहीं? जल से हमने बर्फ बना लिया और बर्फ से फिर हमने क्या किया? जल बना लिया। तो क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या होता? अस्थायी परिवर्तन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए सबसे जैसे क्या है कि भोजन का पकाना। आइए अब हम दैनिक जीवन की बात करें तो हम लोग घर में भोजन पकाते हैं और भोजन को जब हम खाते हैं तो भोजन हमारा पचता भी है। हमारे द्वारा सांस लेना, गर्मियों में दूध का खट्टा होना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, आज सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप घर में दूध वगैरह रख देते हैं और गर्मियों में खट्टा हो जाता है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, आप लोहे को छोड़ देते हैं खुला, देखते हैं उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगता है, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संघटन व द्रव्यमान, ध्यान समझ बात को समझिएगा, रासायनिक संघटन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संघटन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रासायनिक संघटन चेंज हो रहा है और द्रव्यमान क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। आपने भौतिक अवस्था में देखा था कि भौतिक अवस्था चेंज हो रही थी, उसका आकार चेंज हो रहा था, लेकिन द्रव्यमान और संघटन में कोई चेंज नहीं था। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? संघटन और द्रव्यमान परिवर्तित होते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अपक्रिया हुई है। कोई भी जैसे H धन O2, H2 धन O2 मिलेगा H2O, तो इसने क्या हुआ? हाइड्रोजन और ये क्या मिला? ऑक्सीजन, जो दोनों मिलकर क्या बना लिए? जल। तो हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, लेकिन ये जल अलग यौगिक बन गया। अब यहाँ पर दो परमाणु मिले हैं या दो पदार्थ मिले हैं और एक नया पदार्थ बन गया, तो देखिए इनका आकार भी चेंज हो गया, संघटन भी चेंज हुआ और इनका द्रव्यमान भी चेंज होगा। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एग्जाम्पल है जंग लगना, दहन, प्रतिस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रियाएं। तो आइए अब समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है।
तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? स्थायी परिवर्तन है, आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप H2 और O2 से आपने अगर जल बना लिया, ध्यान से बात समझिएगा, तो अब आप जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, क्योंकि आपने H2 और O2 से तो मिला के जल बना लिया, लेकिन अब आप जल से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। इस वजह से यह क्या है? एक स्थायी परिवर्तन है। और दूसरा क्या है? रासायनिक क्रिया होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद के नए बंध बनते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अपना गुण होगा और ऑक्सीजन का अपना गुण होगा। तो ये क्या होगा? जो जल बना इसका क्या होगा? ये अपना गुण होगा। तो दोनों के क्या होंगे? गुण अलग अलग रहेंगे। इस वजह से रासायनिक परिवर्तन में गुण क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक। अगला है, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है? अवक्षेप बन सकते हैं, गैस निकल सकती है, या रंग बदल सकता है, भौतिक अवस्था भी बदल सकती है, या तापमान बदल सकता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, जैसे पदार्थ नोट में है और ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो क्या है? जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अभिक्रियाएं होंगी, तो जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे वो अभिकारक कहलाएंगे, जो नए पदार्थ बनेंगे वो उत्पाद कहलाएंगे। क्या होंगे? दोबारा, जो भाग लेंगे अब क्रिया में वो अभिकारक कहलाएंगे और जो नए पदार्थ बनेंगे वो उत्पाद कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, C(O2), यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके CO2 गैस बनाई। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक। और CO2 क्या है? उत्पाद है। ठीक। इसी तरीके Mg और HCl, तो Mg क्या है? अभिकारक है। HCl भी क्या है? अभिकारक है। लेकिन इन दोनों ने मिलके बनाया, जो मिलके बनाएंगे अब क्रिया में भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और MgCl2 और H2 ये नए उत्पाद बने हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही। तो आइए अब हम अगला टॉपिक सीखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं तो समझिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या करेंगे? एक या एक से अधिक पदार्थ ले लेंगे और उनके परमाणु क्या करेंगे? पुनर्व्यवस्थित होकर यानी मिलकर एक से अधिक क्या बनाएंगे? नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए, ये कार्बन तथा ऑक्सीजन है। कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसके गुण कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न है। देखिए यहाँ पर जब हमने बोला एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल गए और मिलके क्या किया? एक नया पदार्थ बन गया। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, रुकिए थोड़ा, जो आपका ये पूरा प्रोसेस है यानी C और O2 है आपका,
जो ये पूरा बना है, इस पूरी को हम क्या कहेंगे, ये पूरी जो रिएक्शन ये क्या कहलाएगी, रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये C और O2 मिलकर क्या बना लिया, एक नया उत्पाद O2CO2 बना लिया। ठीक, तो C क्या होगा, अभिकारक होगा, O2 भी क्या होगा, अभिकारक, क्योंकि जो भाग लेते हैं, जो मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, अभिकारक। जो नया उत्पाद, नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद। तो CO2 क्या है, उत्पाद है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब अगला कि अभिकारकों और उत्पादों की अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था में, अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था को निम्नलिखित से हम प्रदर्शित किया करते हैं। जैसे अब अपक्रिया है, यहाँ पे कार्बन क्या, मान लो कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन सॉलिड होगा यानी ठोस अवस्था में होगा तो किससे लिखेंगे, एस से लिखेंगे। अगर वो द्रव अवस्था में है तो किससे लिखेंगे, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। अगर वो गैस अवस्था में है तो किससे लिखेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। अगर वो जलीय अवस्था में है तो किससे लिखेंगे, ए क्यू से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर O2 क्या है, गैस फॉर्म में है तो क्या लिख देंगे, जी। CO2 भी क्या है, गैस फॉर्म में, तो क्या लिख जी। कार्बन भी क्या है, गैस फॉर्म में है तो आ जाएगा जी। तो यानी अगर जो चीजें, पदार्थ जिस अवस्था में होते हैं उनको डिनोट करते हैं। अगर ठोस अवस्था में है तो एस से डिनोट करेंगे, अगर वो द्रव अवस्था में है तो एल से डिनोट करेंगे, अगर वो गैस अवस्था में है तो जी से डिनोट करेंगे, अगर वो जलीय अवस्था में है तो उसे ए क्यू से डिनोट करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हमारे लाइक करिए, इसे लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और हमारी ये इंस्टा आईडी है, इसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग वहाँ पर अपडेटेड रहते हैं कि कब और कौन सी क्लास होनी है। और ये हमारा है यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार फिर लाइक कर दीजिए कि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और सब्सक्राइब करिए और इसे लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।